नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। तो भारत में बनी वैक्सीन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पहले कोविशील्ड को लेकर ब्रिटेन ने कई पाबंदियां लगाई और अब बड़ी खबर आ रही है, WHO ने भारत में तैयार कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी देने के मामले को फिलहाल फिर से टाल दिया है। सूत्रों के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैक्सीन तैयार करने वाली भारत बायोटेक से कुछ और जानकारियां मांगी हैं। कुछ तकनीकी सवाल पूछे गए थे इस मामले में, जिसको लेकर ये देरी हो रही है। और ये जो देरी है, इससे कई तरह की दिक्कतें अब आने वाली है। खासकर जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है वो भारतीय और वो छात्र जिन्हें विदेश जाना है, जिनकी आगे की पढ़ाई है, उनकी योजनाएं जो हैं उनको झटका लगेगा। आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी के बिना कोवैक्सीन को दुनिया के ज्यादातर देश मंजूरी नहीं दे सकते हैं। ऐसे में ये मामला बेहद गंभीर हो गया है। भारत बायोटेक का कहना है कि उसकी ओर से मंजूरी के लिए सभी जरूरी डेटा उपलब्ध कराए जा चुके हैं। कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संकेत दिया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जल्द ही कोवैक्सीन को मंजूरी दे सकता है, लेकिन अब ये खबर आई है कि WHO ने जो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है उसके आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी देने को फिर से एक बार टाल दिया है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि पहले ही ब्रिटेन ने कोविशील्ड पर को लेकर पाबंदियां लगाई थी। अगर जिन यात्रियों ने कोविशील्ड लिया है वो अगर ब्रिटेन पहुंचते हैं तो उन्हें क्वारंटीन में भी रहना होगा, और उस मामले को भी भारत ने पुरजोर तरीके से उठाया था। लेकिन अब WHO की मंजूरी जब तक नहीं मिलती है, कोवैक्सीन को दुनिया के ज्यादातर देश मंजूरी नहीं देंगे। तो एक तरफ भारत की वैक्सीन को मंजूरी के मामले लगातार अटक रहे हैं, दूसरी तरफ भारत में टीकाकरण की रफ्तार जो है उसमें तेजी आती जा रही है, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। पिछले 24 घंटों में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। ये 5वीं बार है जब एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। देश में पहली बार एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन 27 अगस्त को लगाई गई थी, और इसी तरह अब देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा जो है वो 86 करोड़ के पार पहुंच गया है। अब तक सबसे ज्यादा वैक्सीन की डोज 17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर ही लगाई गई थी। उस दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी थी। तो 1 करोड़ का आंकड़ा एक बार फिर पार किया है वैक्सीन के मामले में। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि देश को बधाई, हमने 1 करोड़ और कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कोरोना की लड़ाई मजबूती से लड़ रहा है। देश में रिकॉर्ड 5वीं बार एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। तो एक बार आपको राज्यों के लिहाज से भी बता देते हैं कि जो डबल डोज है वो भारत में कितने लोगों को लग चुकी है। तो 16.3% लोग जो है देश में वो वैक्सीन की डबल डोज ले चुके हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, तो 10% से कम आबादी को अभी डबल डोज लगा है, यानी कि अभी भी हमें लंबी दूरी तय करनी है। गोवा, चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ 40% आबादी को डबल डोज लग चुके हैं, यानी कि उनका वैक्सीनेशन पूरा हो गया है। केरल, मिजोरम से जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें कोरोना के ज्यादातर केस हम देख रहे हैं कि बढ़े हुए हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र में भी अक्सर मामले वहां पर तेजी देखने को मिलती है, और केरल, मिजोरम में अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो वहां पर 30% आबादी को डबल डोज लग चुका है। केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निजीकरण की तरफ कदम बढ़ा चुकी है, और अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण के खिलाफ संघ परिवार से जुड़ा भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संगठन अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। पहले ही BPSS और लेफ्ट से जुड़े संगठन हाई कोर्ट में सरकार के खिलाफ केस दर्ज भी करवा चुके हैं। इतना ही नहीं, इन संगठनों ने देश भर के 41 कारखानों में 1 अक्टूबर को काला दिवस भी मनाने का अब ऐलान कर दिया है, क्योंकि नए कानून के तहत इसी दिन ये बोर्ड निगम में बदल जाएगा। वैसे इस मामले को लेकर अब 16 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कर्मचारी गुस्से में भी हैं और अंदेशे में भी। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उन्हें लग रहा है कि पहले सरकार ने बोर्ड के निगमीकरण का फैसला किया और फिर द एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल पास कराकर इसके खिलाफ प्रदर्शन करने का उनका अधिकार भी छीन लिया।
निगमीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उनकी नाराजगी देखते हुए बीजेपी और आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर प्रतिरक्षा संगठन ने पहले हाई कोर्ट का रुख किया और अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। लेफ्ट से जुड़े संगठन पहले ही सरकार के इस कानून के खिलाफ दिल्ली और मद्रास हाई कोर्ट में केस कर चुके हैं। सरकार का जो निर्णय है ये बिल्कुल गलत है। हम अपने आंदोलन के द्वारा भी इसका विरोध करेंगे और हमने ये तय किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और कहेंगे कि भारत सरकार ये जो EDS से कानून बना करके लेकर के आई है, ये डिफेंस के कर्मचारियों के लिए समानता के अधिकार का उल्लंघन है। दरअसल जैसे ही सरकार ने बोर्ड के निगमीकरण का फैसला किया, मजदूरों ने आंदोलन का ऐलान किया तो सरकार ने एक नया कानून पास करके इन कारखानों में हड़ताल को गैर कानूनी करार दिया। कहा कि इसके लिए 2 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हड़ताल में उकसाने के लिए भी 2 साल की सजा है और 15,000 तक का जुर्माना। इस नए कानून के बावजूद निगमीकरण भी जारी है और उसका विरोध भी। 1 अक्टूबर से यह निगमीकरण होना है। बोर्ड को हटाकर उसकी जगह 7 निगम बना दिए जाएंगे। अक्टूबर 1 तारीख 2021 अक्टूबर 1 तारीख हम लोग के लिए एक काला दिन है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के लिए काला दिन है। कारण ये 220 साल का इस बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को आज का केंद्र सरकार उसको समाप्त कर रहा है। उसको टुकड़ा टुकड़ा करके 7 पीस में 7 कॉरपोरेशन बनाया। यह हमारा देश का सुरक्षा के खिलाफ में है। सरकार का तर्क है कि वह निगमीकरण के जरिए इन्हें विश्व स्तरीय आधुनिक हथियारों के कारखानों में बदलेगी। यहाँ सेना के लिए यूनिफॉर्म से लेकर हथियार, गोला बारूद और तोप तक बनाए जाते हैं। इन कारखानों में करीब 74,000 कर्मचारी काम करते हैं जो अपने भविष्य को लेकर सहमे हुए हैं। मजदूर संगठनों के एक अंदरूनी सर्वे में 99% कर्मचारियों ने इसका विरोध किया है। सरकार ने कानून बनाकर इन कर्मचारियों को हड़ताल तक करने से रोक दिया, तो अब ये काला दिवस मना रहे हैं और कानून की मदद से सरकार को जवाब देने की कोशिश में है। और तो और लेफ्ट के अलावा बीजेपी से जुड़ा संगठन भी अदालत पहुंच चुका है। तो अब यह एक लंबी लड़ाई है जिसमें काफी कुछ अदालत के रवैये पर निर्भर करेगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की ओर से संचालित सरस्वती शिशु मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर बचपन से ही लोगों के दिल और दिमाग में दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत का बीज बोते हैं। उनके इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह मदरसों के बारे में क्यों नहीं बोलते, उसके बारे में बोलना चाहिए। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सख्ती दिखाई। आयोग के अध्यक्ष ने राज्य के डीजीपी को खत लिखकर दिग्विजय के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच के लिए कहा है। ये वो लोग हैं जिनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बचपन से सरस्वती शिशु मंदिर से लोगों के दिल और दिमाग में दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत का बीज बोते हैं। और वही नफरत का बीज धीरे 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 आगे बढ़कर देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ता है, सांप्रदायिक कटुता पैदा करता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है और
देश में दंगे फसाद होते हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया। दिग्विजय सिंह जी, आतंकवादी ओसामा के नाम के साथ जी लगाना, आतंकी जाकिर नाइक को शांति दूत बताना, बटला हाउस इनकाउंटर को झूठा बोलकर इंस्पेक्टर मोहन शर्मा की शहादत को अपमानित करना, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगना, ये सब कांग्रेस की किस पाठशाला में पढ़ाया जाता है, देश जानना चाहता है। अनुराग द्वारी हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। अनुराग, बयानवीर के तौर पर जाने जाते हैं दिग्विजय सिंह, और ये पहली बार नहीं है जब वो कुछ ऐसा कह गए जिसको लेकर विवाद हो गया हो। जी बिल्कुल, इस मामले में एक के बाद एक बीजेपी के कई नेताओं के भी बयान आने शुरू हो गए, जिसमें जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उन्होंने भी कहा है कि फिर दिग्विजय सिंह बताएं कि राष्ट्रभक्त कहाँ पैदा होते हैं। और कल ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो सरस्वती शिशु मंदिर में बच्चे पढ़ते हैं, और यहाँ पूर्व प्रोटेम स्पीकर और विधायक हैं बीजेपी के रामेश्वर शर्मा, उनके घर पर बच्चे पहुंचे थे हाथों में तख्तियां लेते हुए, और उन तख्तियों में ये लिखा था कि हम छात्र हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं। तो इस तरह से बीजेपी अपना विरोध प्रकट कर रही है। लेकिन साथ ही साथ जो एक और मामला हुआ है, उसमें जो एनसीपीसीआर है वो सख्त हो गया है। आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो, उन्होंने मध्य प्रदेश के डीजीपी विवेक जौहरी को खत लिखकर दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच करने को कहा है। 7 दिन के अंदर उनसे रिपोर्ट मांगी गई है, और आयोग ने दिग्विजय सिंह को भी खत लिखकर कहा है कि वो अपना स्पष्टीकरण दे दे, और इसके लिए उनको 3 दिन का वक्त दिया गया है। शनिवार को जो भोपाल में संयुक्त विपक्ष का धरना हुआ था, उसमें दिग्विजय सिंह ने ये बयान दिया था और कहा था कि सरस्वती शिशु मंदिर से लोगों के दिल और दिमाग में दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत का बीज बोया जाता है, और ये बीज आगे चलकर देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ता है, सांप्रदायिक कटुता और धार्मिक उन्माद फैलाता है, जिससे देश में दंगे फसाद होते हैं। और इसके बाद यहाँ की सियासत फिर से गर्म हो गई है। शारिक, शुक्रिया अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए और बताने के लिए पूरा हुआ क्या, और अब बीजेपी हमलावर है दिग्विजय सिंह पर। यूपी के मैनपुरी जिले के एक सरकारी स्कूल में अनुसूचित जाति के बच्चों को मिड डे मील खाने के बाद अपने बर्तन अलग कमरे में रखने पड़ते हैं ताकि वो अगड़ी जाति के बच्चों के बर्तनों को ना छू जाएं। इसे सदियों पुरानी परंपरा बताने वाली प्रिंसिपल को सरकार ने सस्पेंड किया, तो इसके विरोध में अगड़ी जाति वालों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। कल स्कूल के कुल 80 बच्चों में से सिर्फ 26 ही पढ़ने आए। अगड़ी जाति वालों का कहना है निलंबित प्रिंसिपल वापस आएंगी तभी उनके बच्चे स्कूल जाएंगे। प्राथमिक विद्यालय दौदापुर में सारे बच्चे पढ़ते तो साथ ही हैं, लेकिन मिड डे मील खाकर उन्हें अपने बर्तन जाति के हिसाब से अलग अलग रखने पड़ते हैं। बाईं तरफ दलित बच्चों के बर्तन रखने का कमरा है, और दाईं तरफ ये किचन है जहां ऊंची जाति और ओबीसी बच्चों के बर्तन रखवाए जाते हैं। प्रधानपति ने रसोईया से सारे बच्चों के बर्तन धोने कहा तो उसने नाराज होकर नौकरी छोड़ दी। ये भाई क्यों है मास्टर साहब, ये क्या मतलब है? आधे बर्तन उधर रखे, आधे इधर रखे। उन्होंने क्या उधर बीसी के रखे और इधर ये एससी के रखे? हमने ऐसा क्यों कि भाई यहाँ सदीप से होता चला आया। बच्चे सारी कास्ट के पढ़ते हैं, और रसोइयों का मतलब कहा गया कि ये बर्तन धुलो इनके बच्चों के, तो रसोइयों ने मना कर दिया कि हम एससी वर्ग के बच्चे के बर्तन नहीं धुलेंगे। यूपी के बहुत सारे स्कूलों में अक्षय पात्र जैसी किचन सर्विस चलाने वाली संस्थाएं मिड डे मील बना करके गर्म खाना स्कूलों को सप्लाई करती हैं। वहाँ इस तरह की समस्याएं नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में जहाँ रसोईया खाना बना करके मिड डे मील देता है बच्चों को, वहाँ दोनों तरह की समस्याएं हैं। अगर रसोईया दलित है तो बहुत सारे अपर कास्ट के बच्चे उससे खाना खाने को मना करते हैं, और अगर रसोईया कई जगह अपर कास्ट है तो वो दलित बच्चों के साथ भेदभाव करता है। मैनपुरी के दौदापुर गांव की आबादी करीब 1,500 है। इनमें करीब 65% अगड़ी और पिछड़ी जाति के लोग हैं और करीब 35% दलित। स्कूल की शिकायत होने पे शिक्षा विभाग ने रसोईया और उसकी सहायिका को नौकरी से निकाल दिया और प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया। इससे नाराज अगड़ी और पिछड़ी जाति वालों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। कितने बच्चे आ रहे हैं? आज 26 बच्चे हैं। कितना बच्चे हैं आपके विद्यालय में? 80 बच्चे हैं जी। तो 80 बच्चों में आज 26। हाँ। तो संख्या एकदम कम क्यों हो गई बच्चों की? मतलब कुछ गार्जियन कह रहे हैं कि मतलब उन्हीं जो इंचार्ज प्रधानाध्यापक थी पहले उन्हें बुलाया जाए तभी हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे। तो अब आप लोग बच्चों को क्यों नहीं भेज रहे हैं? भाई जब तक मास्टरनी नहीं आएंगे। अच्छा,
तब तक नहीं भेजेंगे। तब तक आएंगे। दलितों की सियासत में वोट के लिए चाहे जितनी पूछ हो, लेकिन समाज में तमाम जगह उनकी हालत दौदापुर प्राथमिक विद्यालय जैसी ही है। मैनपुरी के दौदापुर गांव में अरशद जमाल और कैमरामैन राजेश गुप्ता और विनीत वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। क्या राजस्थान में बाल विवाह को मान्यता देने की कोशिशें हो रही हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राजस्थान सरकार ने सभी शादियों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। सरकार का कहना है वो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन कर रही है। पूजा सिर्फ 12 साल की थी जब उसका बाल विवाह हुआ था। बड़े भाई बहनों के साथ उसका भी विवाह कर दिया गया। छोटी उम्र होने के कारण और बड़े बुजुर्गों के सामने पूजा कुछ बोल नहीं सकी, विरोध नहीं कर पाई। अब 20 साल की पूजा बचपन में हुए बाल विवाह को निरस्त करवाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही है। वो अब जिंदगी अपने शर्तों पे जीना चाहती है। मेरी शादी 12 साल की थी तब हुई थी और मुझे याद है कि उस समय मेरे पिता ने मना किया था शादी करने से, लेकिन जाति पंचों ने और दबाव बनाया, इस वजह से शादी करनी पड़ी थी। और काफ़ी प्रेशर आया था। शादी के बाद भी कहा था कि हम अभी इसको लेके जाएंगे। पापा ने मना किया था कि नहीं, अभी तो बहुत छोटी है ये। फिर बहुत मुश्किल से रखा था, वरना वो ले जाने के लिए तैयार हो गए थे उसी समय। सपोज मेरे बाल में हुआ और अगर ये हो जाता रजिस्ट्रेशन, तो मैं अभी कहाँ से वो लेके आती सर्टिफिकेट। ये बाल निरस्त करा, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती और मेरे ना चाहते हुए भी मैं किसी के घर की बहू बन जाती। रूपा 15 साल की थी जब उसके माता पिता ने 2 बड़े बहनों के साथ उसका भी विवाह करना चाहा। रूपा ने हिम्मत करके मना किया और उसके माँ बाप मान भी गए। अब पढ़ लिखकर वो एक अस्पताल में काम करती है। उसने 19 साल की उम्र में शादी की। रूपा का कहना है बाल विवाह पे पूरी तरह से रोक होनी चाहिए। रोकना चाहिए बाल विवाह को। क्यों? क्योंकि ये लड़कियों की जिंदगी खराब हो जाती है। इसके लिए बाल विवाह के लिए प्रतिबंध लगाना चाहिए। कृति भाटी बाल विवाह को रोकने के लिए कई प्रयास कर चुकी है। राजस्थान में 1500 बाल विवाह संपन्न होने से रोका है उसने और 46 को निरस्त करवाया है। कृति का कहना है अगर बाल विवाह का पंजीकरण हुआ तो वो कानूनी रूप से उनकी लड़ाई को कमजोर कर देगा। राजस्थान में बाल विवाह पे प्रतिबंध है, लेकिन बाल विवाह पे रोक नहीं है। अगर बाल विवाह हो जाता है तो उसे निरस्त करवाना पड़ता है। यहाँ वैसे भी महिलाओं को प्रॉपर्टी माना जाता है और औरत हमेशा एक संपत्ति के दर्जे की तरह है। ये मेरी लुगाई है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये जो हम समीकरण है, जेंडर जो डिस्पेंसेस हैं, वो हमेशा आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और ऐसी सिचुएशन में ये चीज़ें और बढ़ जाएंगी। आप स्टैंप लगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये तेरी लुगाई है, और जब ये माइंडसेट आ जाता है कि ये मेरी लुगाई है, मेरे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तो उसके बाद आप क्या क्या बढ़ाएंगे? आप सेक्सुअल ऑफेंसेस बढ़ाएंगे, आप प्रेगनेंसीज बढ़ाएंगे, टीनेज प्रेगनेंसीज बढ़ाएंगे। लेकिन सरकार का तर्क है कि बाल विवाह का पंजीकरण करने से बाल विवाह के कारण अगर कोई विधवा है या उसके बच्चे हैं तो उन्हें कानूनी हक मिल सकेगा। यदि किसी का बाल विवाह हुआ हो और यदि एक छोटा सा उदाहरण कि अगर जो वधू है वो विधवा हो जाए तो उसको अपने ससुराल में कोई संपत्ति का अधिकार नहीं मिल पाएगा, उसके बच्चों को कोई भरण पोषण का अधिकार नहीं मिल पाएगा। तो उन सब की सेफ्टी के लिए, उन सब की सुरक्षा के लिए ये सोच है, न कि बाल विवाह को बढ़ावा देने के लिए इसमें कहीं पर कोई बात आई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में बाल विवाह की दर कम हुई है, 65% से अब 35% है। लेकिन बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाने वाले सामाजिक संगठन कहते हैं कि बाल विवाह चोरी छिपे होता है, इसलिए ये आंकड़े गलत भी हो सकते हैं। लेकिन इस कानून को लेकर जो विवाद उठा है उसे देख के लगता है कि शायद अब समय आ गया है कि सरकार पूरी तरह से बाल विवाह पे रोक लगा दे। जोधपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।